किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैचारिक पृष्ठभूमि का दूसरा वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण जो कि पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा था कि अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा नवजागरण शुरुआत कहाँ से हुई और उनका क्या मोटो था, और उन सभी के बाद अब हिंदी के जो विद्वान थे उनके द्वारा लाया गया हिंदी नवजागरण को आज देखने वाले हैं। देश में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं। मतलब सबसे पहले शुरुआत में हम सभी ने देखा था कि बंगाल पर सबसे ज़्यादा पहले प्रभाव पड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में, फिर अन्य हिंदी प्रदेश में पड़ना शुरू हुआ। जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनान भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, मतलब यूरोप में किस क्षेत्र में पड़ा था? पश्चिमी देशों में, यूनान में पड़ा था। उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े। मतलब हिंदी नवजागरण में शुरुआत में जहाँ अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय यूनानी भाषा का प्रयोग में लाया करते थे, अब जैसे जैसे सोच विकसित होती गई वैसे वैसे उसमें बुद्धिमत्ता आने के साथ अपनी भाषा की ओर रुख हुए। उसी तरह का पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा। नवजागरण का संबंध किससे रहा? भाषा और धर्म से। यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ हुआ। मतलब हिंदी नवजागरण में, है ना, हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम कब देखने को मिलता है? महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव में देखने को मिला। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। क्या किए? जो मनुष्य मनुष्य के बीच में जो भेदभाव चलता था, ऊंच नीच चलती थी, उसको मिटाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जनभाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया। ये जो जनभाषा है, पाली द्वारा सबसे पहले गौतम बुद्ध द्वारा ही प्रदान किया गया था। जनभाषा का मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा, जो जनता अपनी सुख सुविधा के लिए उपयोग में लाती है। उसके साथ ही उसका प्रयोग में पहला नवजागरण गौतम बुद्ध द्वारा पाली में चलाया गया दिखाई देता है। अब इसका दूसरा बिंदु है भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? भक्ति काल में। उत्तर भारत में देशी भाषाओं के उदय का सही समय, उत्तर भारत में, वो क्या था? पश्चिमी भारत था। अब क्या ये उत्तरी भारत में देशी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मूल आधार ही धर्म है। मतलब वहां पर संस्कृति और धर्म था, और इसमें क्या है? उत्तरी भारत में धर्म इसका मूल आधार था। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णताओं और वह आडंबरों पर गहरा प्रभाव या प्रहार किया। कौन? उत्तरी भारत के जो धर्म अनुयायी थे। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को पहले दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है। वह दूसरी दृष्टि के अनुसार वह
तीसरा नवजागरण है। मतलब 3 स्टेप में माना जा सकता है। एक अंग्रेजी द्वारा जो चलाया गया था वो पहला, फिर उसके बाद आता है नवजागरण जो भारतीय इतिहास द्वारा, फिर पश्चिमी द्वारा जो चलाया जाता है वो नवजागरण हम सभी को देखने को मिलता है। अब जो पुनर्जागरण है, जो नवजागरण है, उसका आगे कि विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। मतलब अब धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलता चला गया, पॉजिटिव प्रभाव। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। कब से? पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। मतलब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, उसका जो तेवर था, उसका दृष्टिकोण था, उसको अपनाने का जो रवैया था वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका। मतलब क्षेत्रीय जो जागरूक करना था उसकी दृष्टि से थोड़ा सा अलग हुआ, और यहीं पर नवजागरण का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था, जो हम लोग पहली वीडियो में देखे थे। कहते हैं कि परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। मतलब उसमें संकुचन या फिर जो संकुचित था वो नहीं था। किसमें? भारतेंदु मंडल में। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारत उन्नति कैसी हो सकती है, किनकी रचना है? भारतेंदु की। इसका प्रमाण है, मतलब इनका काफी ज्यादा फैला हो गया था। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति आत्मचेतस की जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय विषय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। समष्टि का मतलब पूरे भारत में बड़ा विस्तार, फैलाव। हिंदी नवजागरण का 3 चरण भी देखा जा सकता है। कितने चरण? 3। एक, पहला कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा सरस्वती पत्रिका, जो मूलभूत भूमिका निभाते हैं सरस्वती पत्रिका नवजागरण को आगे बढ़ाने में। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान, भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब इसमें सब कुछ मिला हुआ था। बंगाल, महाराष्ट्र, अंग्रेजी पश्चिमी और भक्ति आंदोलन। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोटेशन पूछ सकता है। हिंदी नवजागरण का इनमें से किसने नहीं माना अंग्रेजी नवजागरण ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान? तो कौन हो गए? रामविलास शर्मा। अब हिंदी जाति की जो अवधारणा थी, जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, वो कैसी थी, इसको देखते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा मतलब नवजागरण के विषय में मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद रही। मतलब उनकी सोच धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ और हमेशा चिंतन करते रहे। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आधार दिया। किसने? रामविलास शर्मा ने। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बनाते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगाल, बंगला, तमिल, मराठी और जातियों की तरह एक जाति माना। मतलब उसको साधारणीकरण के रूप में सबके सामने लाना शुरू किए। कौन? रामविलास शर्मा। उन्होंने लिखा
इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता का सुदृढ़ नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहते हैं इस बहुजातीय राष्ट्र में मतलब अलग अलग जातियों इस राष्ट्र में रहते हैं और इसमें हिंदी भी है, और इनके मजबूत हुए बिना मतलब हिंदी के मजबूत बिना हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कथन किनका है? रामविलास शर्मा का है। उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण स्थापना की है। कहते हैं हिंदी का जातीय विकास 13वीं 14वीं सदी में खुसरो की खालिक खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। मतलब हिंदी का जो जातीय विकास है कहाँ से शुरू हो जाता है? 13वीं 14वीं शताब्दी में। कब से? अमीर खुसरो की रचनाओं या उनकी समय से। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए, दो भाग में बांटे किए। कौन? रामविलास शर्मा। एक लोक जागरण कहा, दूसरे को नव जागरण। इंपॉर्टेंट है, एक लोक जागरण, दूसरा नव जागरण। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। मतलब पहला जो चरण था लोक जागरण जो था वो था जातीय निर्माण का आंदोलन। मतलब जन जन को कैसे निर्माण किया जाए, कैसे कैसे सुधारा जाए, कैसे कैसे रास्ते पर लाया जाए। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। जो पहला दौर था वो क्या था? वैचारिक मतलब व्यापारिक पूंजीवाद का दौर था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। मतलब दूसरा जो था भक्ति आंदोलन जो था वो काव्य लोक जागरण मतलब भक्ति के द्वारा लोगों को जागरूक करना, दूसरा इसका मोटो था। रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है, मतलब भारतेंदु युग से जो दूसरा नवजागरण शुरुआत होता है, वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। मतलब नई परिस्थितियों में मतलब नया स्टाइल से पुराने लोक जागरण मतलब तरीका सिर्फ अलग किया गया है, नियम वही था लेकिन तरीका अलग करके उसका विकास शुरू किया। किसमें? दूसरे काव्य आंदोलन में। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। किसने की प्रयोग किया? रामविलास शर्मा ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में, ये उनकी प्रमुख पुस्तक है। किनकी? रामविलास शर्मा की। कौन सी? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये उनकी रचना है। क्या है? रचना है। तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। मतलब मूल रूप से 1857 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश से लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। इस संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों के साथ मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा और जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है 1857 को। अब ये नवजागरण, ये आंदोलन तो शुरुआत हुई। अब इसके साथ साथ हिंदी नवजागरण की मूलभूत क्या समस्याएं सामने उत्पन्न हुई और उसका सामना कैसे होता है, उसको अब हम सभी देखने वाले हैं। कहते हैं एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। मतलब सांप्रदायिकता मतलब जाति भेद का। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। मतलब जो सांप्रदायिक का जो कारण आया वो अंग्रेजों द्वारा इसका मूल माना गया। मतलब उन्होंने ही इसमें फूट डाला था। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। मतलब किसी न किसी तरह से वहां पर अब तोड़ने का काम कोशिश किया जाने लगा था अंग्रेजों के द्वारा।
हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। मतलब हिंदी हिंदी उर्दू को अलग अलग करके उसमें खाई खोदा गया, मतलब समानता नहीं बैठने दिया जा रहा था। बहुभाषी देश में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुआ। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांतिकारी के आधार पर भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधि कर रही थी। क्या था दो? एक भौतिकवाद और एक पूंजीवाद। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, उसके पास क्या था? तार्किक शिक्षा थी। इनके पास, अंग्रेजों के पास इहलौकिक मानसिकता थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श से जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे, मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, उन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी। तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के आध्यात्मिक से प्रभावित हुई। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों के बीच में टकराहट किया गया। एक भारतीय संस्कृति के द्वारा आधुनिक शिक्षा व भौतिकवाद सीखी, लेकिन वही पाश्चात्य क्या नियम अपनाया? संस्कृति यहाँ के आध्यात्मिक प्रभाव से इसका प्रभाव या फिर टकराहट करवाया गया। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति कब हुआ? साहित्य में मतलब अब उसका अभिव्यक्ति मतलब कब सामने रखा गया, या फिर उसका किस प्रकार से लोगों के बीच बात रखी गई। अभिव्यक्त का मतलब होता है सामने प्रकट करना। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। पहला बिंदु है आत्म मूल्यांकन का भाव। नवजागरण का केंद्रीय भाव है, इंपॉर्टेंट है। आत्म मूल्यांकन मतलब आत्मा का मूल्यांकन करना, मतलब केंद्रीय नवजागरण का मूल्यांकन है। क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उनकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है और इनके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यता पड़ती है। क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। मतलब नवजागरण जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीख कर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने का इसमें प्रमुख रूप से प्रवृत्ति रहा। अपनी अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है। मतलब जो पहले जो किए थे तो उसमें रोमानी, उसका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। वह इतिहास तटस्थ रूप से नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप से प्रयुक्त होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफी प्रमुख होती है, इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलौकिक दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता,
न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि जहाँ तहाँ साहित्य में वे तत्व दिखाई या नजर आते हैं। वे सभी बिंदु नवजागरण के रूप में मोस्ट रूप से यहाँ दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख मुख्य तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।